जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी आंटी के घर कदम भी नहीं रखोगी तो तुम वहाँ पर क्यों गई? कुणाल गले के बल चिल्लाया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। स्नेहा का पूरा वजूद डर के मारे कांपने लगा था। कुणाल ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास आने के लिए कहा तो वो नामे सिर हिलाने लगी और ये देखकर कुणाल का गुस्सा और भी भड़क गया। एक पल की देरी किए बिना वो उसके सिर पर पहुंच चुका था। उसने स्नेहा को बालों से पकड़ा और झटके से कहा, तुम जैसी औरत पर मुझे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करने से पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो औरत अपने मंगेतर को धोखा दे सकती है वो मुझे भी छोड़ सकती है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया और ना ही मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच सकती हूँ। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए, वरना मैं टूट जाऊंगी। उसकी सिसकियों और आहों का कुणाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपना बेल्ट निकाला और स्नेहा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। कविता जी जो थोड़ी देर पहले ही अपनी बहू को बुलाने आई थी, क्योंकि उनका इरादा स्नेहा को अपने साथ एक पार्टी में ले जाने का था। जब उन्होंने कमरे के अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनी तो वो अफसोस से सिर हिलाकर रह गई थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो भी बेबस थीं। वो इस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थीं। जितनी खामोशी से आईं उतनी ही खामोशी से वापस लौट गईं और वो बंद कमरे के अंदर कुणाल के जुल्म सहती रही और न जाने कब जुल्म सहते सहते बेहोश हो गई। सुबह जब स्नेहा की आंख खुली तो वो कुणाल की बाहों में थी। वो उसे अपनी बाहों में समेटे ऐसे सो रहा था जैसे अगर स्नेहा उससे दूर हो गई तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसके बिना जी नहीं पाएगा। बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि शाम को उसने स्नेहा पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। वो एक बहुत ही प्यार करने वाला पति लग रहा था। लेकिन ये तो कोई स्नेहा से पूछता कि वो इस नर्क में कैसे जी रही थी, कैसे सिसक कर जिंदगी गुजार रही थी। हालांकि कुणाल पर अगर गुस्से के दौरे न पड़ते तो वाकई वो एक बहुत अच्छा पति था, बहुत ख्याल रखने वाला, बहुत प्यार करने वाला। लेकिन कुणाल की ये बीमारी बचपन से थी और स्नेहा की जिंदगी में एक कहर बनकर उसे तोड़ रही थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन दर्द के कारण फिर से वहीं गिर पड़ी। अब कुणाल की भी आँख खुल चुकी थी। वो चेहरे से काफ़ी शर्मिंदा लग रहा था। उसने प्यार से स्नेहा के बाल उसके कानों के पीछे किए और उसके माथे पर अपने नरम होठों से प्यार देते हुए कहा, आई एम सॉरी जान। स्नेहा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसू टूटकर कनपट्टी से बहते हुए तकिए में खोने लगे थे। वो इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और ना ही उसे कुणाल की माफ़ी की कोई ज़रूरत थी। मेरी जान, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मगर मैं क्या करूँ? तुम्हें तो पता है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर मैं बेकाबू हो जाता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुणाल, आप ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं कर रहे, बल्कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप मेरी रूह के चीथड़े उड़ा देते हैं, मेरे किरदार पर उंगली उठाते हैं, मुझे मारते हैं और फिर आखिर में मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं और फिर ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूँ जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत भरी हुई है। तुम सिक्के का एक ही पहलू क्यों देखती हो? तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाई देता है, तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं देती? कुणाल के चेहरे पर इस वक्त शर्मिंदगी के गहरे भाव थे। प्लीज़ आप अपने कुणाल को माफ़ कर दो, वरना मैं पूरा दिन बेचैन रहूँगा। ये कहकर कुणाल ने उसे अपने सीने से लगाना चाहा, मगर वो दर्द के मारे करहा उठी। उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे, जिससे लेटना भी उसे मुश्किल हो रहा था। कुणाल की नज़र शर्मिंदगी के कारण झुक गई। वो जल्दी से उठा और अलमारी की ओर बढ़ा, वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। उल्टी होकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे जख्म साफ कर देता हूँ। ये सुनकर स्नेहा आंसू भरी शिकायती निगाहों से उस जालिम इंसान की ओर देखने लगी जो पहले जख्म देता था और फिर खुद ही उन पर मरहम रखता था। काश मैंने इस इंसान से शादी ना की होती, उसने बेख्तियार सोचा और फिर उसी के साथ उसकी आंखों के सामने अभिनव ठाकुर का चेहरा लहराया। अभिनव की वो भीगी हुई आंखें जिसमें उस वक्त टूटती हुई उम्मीद थी, जो उसकी आंखों से आंसू बनकर छलकने को बेताब थी, और वह आंसू भरी निगाहें याद करते ही स्नेहा का दिल तड़प उठा था। जब मैंने किसी का दिल तोड़ा तो मेरा दिल कैसे सुकून पा सकता है? मुझे सज़ा तो मिलनी ही थी ना,
और मुझे वो सज़ा कुणाल जैसे साइको मरीज के साथ रहकर मिल रही है। उसके दिमाग में न चाहते हुए भी अभिनव ठाकुर के साथ गुजरे हुए लम्हे घूमने लगे। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखता, स्नेहा को ऐसे संभाल कर रखता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। उसकी आंखों के आंसू अभिनव को तड़पने पर मजबूर कर देते थे। तुम रोया मत करो स्नेहा, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए थे उसने। उस वक्त वो किसी बात पर रो रही थी और अभिनव तो बस उसके आंसुओं से ही टूट कर रह गया था। कभी भी उसने स्नेहा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, मारना तो दूर की बात थी। उसे याद आया अभिनव एक बार उससे किसी बात पर नाराज़ हो गया था और स्नेहा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। प्लीज़ अभिनव, मुझसे नाराज़ मत हुआ करो, भले चाहे मुझे थप्पड़ मार लिया करो। स्नेहा ने अपना गाल आगे किया और आंखें बंद करके अभिनव का थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो गई, मगर अभिनव ने उसके नरम गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। ये फूल जैसे गाल थप्पड़ मारने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए हैं। आगे से ऐसी बात जबान से मत निकालना। उसने मुस्कुराते हुए स्नेहा को अपने साथ लगा लिया था और अब तो उन फूलों जैसे गालों पर न जाने कितने थप्पड़ पड़ चुके थे। उसके होठों से एक सिसकी निकली थी, एक दर्द भरी सिसकी। जो कुछ हो रहा था किसी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये राह तो स्नेहा ने खुद अपने लिए चुनी थी। उसने खुद ही कुणाल का हाथ थामा था और अभिनव की मोहब्बत को ठुकराया था। क्या मैंने वाकई अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी? सोचते हुए एक और सिसकी भरी थी, क्योंकि मरहम जख्मों को राहत देने की बजाय तकलीफ दे रहा था। तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम राधिका आंटी के घर कभी भी नहीं जाओगी। कुणाल की बात अब भी वहीं पर अटकी हुई थी, जबकि रात को भी उसने उससे वादा लिया था कि अब वो वहाँ पर दोबारा नहीं जाएगी। एक ज़माने में राधिका आंटी ने स्नेहा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा था, मगर स्नेहा ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका बेटा कोई ख़ास काम नहीं करता था और स्नेहा को एक अमीर आदमी से शादी करनी थी जो उसके सारे खर्चे उठाए, उसकी ख्वाहिशें पूरी करे और हर महीने घुमाने ले जाए, शॉपिंग कराए। हर वक्त उससे मोहब्बत से कोई मतलब नहीं था। उस वक्त उसे मोहब्बत से कोई मतलब नहीं था, बल्कि हर प्यार करने वाला इंसान उसे जहर लगता था। वो सोचती कि जिस मर्द के पास पैसा नहीं वो किसी औरत के काम का नहीं। उस वक्त उसकी सोच ही कुछ अजीब थी और अब वो उसी सोच पर पछता रही थी। अब उसे अपनी सारी गलतियां याद आ रही थीं, मगर अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। जी कुणाल, मैंने आपको रात को भी कहा था कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। इस बार उसने थोड़ा बेजारी से कहा तो कुणाल ने उसका लहजा नोट करते हुए गुस्से से कहा, हमारी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम्हारे लहजे में मेरे लिए बेजारी आ गई। मुझे तो लग रहा है तुम बहुत जल्द मुझे छोड़कर चली जाओगी। फिर से वही बातें शुरू हो चुकी थीं। स्नेहा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उठने की कोशिश की, मगर दर्द के कारण उठ नहीं पा रही थी। फिर भी वो उठी और कुणाल के आगे हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। भगवान के लिए कुणाल, बस कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे इतने ताने मत दीजिए कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं आपके साथ एक बहुत ही सुकून भरी और आइडियल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो मेरी जान, मैं भी तो यही चाहता हूँ, हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। बस तुम मुझसे शिकायत का मौका मत दिया करो। तुम चाहती हो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, तो इसके लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी और ना ही अपनी माँ के घर जाओगी। न तुम घर से बाहर जाओगी और ना मुझे तुम्हें लेकर शक पैदा होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि मम्मी की तबीयत इन दिनों कितनी ख़राब है? वो मुझे याद कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें हुक्म सुना दिया है और तुम्हारा काम मेरा हुक्म मानना है। अगर तुमने इस घर से कदम बाहर भी रखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया, जबकि स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसने बेख्तियार सोचा। उठने की दोबारा कोशिश की, लेकिन चक्कर आने के कारण फिर से बिस्तर पर गिर पड़ी। अब उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसने दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन पेट का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था और फिर थोड़ी ही देर में वो दर्द के मारे चीखने लगी। कुणाल, जो कि नाश्ता करने नीचे आया था, उसकी चीखें सुनकर घबरा गया। ऐसा नहीं था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। वो उसका इश्क थी, उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी, मगर वो अपनी आदत से बहुत परेशान था। बचपन से उसने जिस माहौल में आंखें खोली थीं, उस माहौल ने कुणाल के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। बचपन में उसने अपने पिता को अपनी माँ को मारते देखा था। उसके पापा उसकी मम्मी पर शक करते थे,
यहाँ तक कि उन्हें घर में कैद करके रखते थे। किसी रिश्तेदार से मिलने तक की इजाज़त नहीं देते थे। और आज वही सब कुछ वो अपनी बीवी के साथ कर रहा था। वो औरत जो उसकी पसंदीदा औरत थी, मगर उसकी वहशत ने उस औरत के होठों से मुस्कान तक छीन ली थी। कुणाल स्नेहा की चीख सुनते हुए जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेहाल सी जमीन पर पड़ी हुई थी। कुणाल, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। वो लगातार एक ही बात कर रही थी और उसके शब्द कुणाल के दिल पर कहर बनकर गिर रहे थे। नहीं मेरी जान, आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो उसे अपनी बाहों में भरकर तेजी से बाहर निकल गया। इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद था और गैलरी में बेताबी से टहल रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब डॉक्टर बाहर निकली तो वो काफ़ी नाराज़ नजर आ रही थी। आपको पता है, ये पुलिस केस है, आप इस केस में अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसने अपनी निगाहें डॉक्टर से चुरा ली थीं और फिर अगले ही पल वो डॉक्टर से कहने लगा, मैं आपको मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। उसका शुमार देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में होता था। पैसा उसके लिए हाथ की मैल था। डॉक्टर के लबों पर भी एक हल्की मुस्कान फैल गई और ये देखकर कुणाल समझ गया था कि वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों की पुजारी है और पैसों के लिए वो अपने पेशे से बगावत करने में हिचकिचाएगी नहीं। ऐसे लोग उसे बहुत आकर्षित करते थे क्योंकि ऐसे ही लोग उसके काम आते थे। मुझे बताइए कि मेरी बीवी को हुआ क्या है। वो उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। दरअसल आपकी बीवी 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, लेकिन शायद आप लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाया था। फिर उन्होंने अपनी तबीयत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कल की मार और जोर से ज़मीन पर गिरने की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन कुणाल तो बस आंखें फाड़े डॉक्टर को देखे जा रहा था। उसका दिमाग तो बस इसी एक बात पर अटका हुआ था कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। बहशीपन से उसने अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर आसपास के लोग सब परेशान हो गए थे। डॉक्टर भी घबरा गई थी। मिस्टर कुणाल, संभालिए अपने आप को। लेकिन वो पागलपन के अंदाज में बुरी तरह चीख चीख कर रो रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने हाथों से अपना ही बच्चा खो दिया। नहीं, मैं बुरा हूँ, मैं गुनहगार हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पागल नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। उसके साथ आए हुए उसके गार्ड्स ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया और वहाँ से बाहर ले गए। वो इस वक्त अस्पताल के पिछले हिस्से में मौजूद था। घास पर घुटनों के बल बैठा छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। उसके गार्ड्स उसे ज़िंदगी में पहली बार इस तरह रोते हुए देख रहे थे। कुणाल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इस बार फिर उसने अपने गुस्से की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं ये बात स्नेहा को नहीं बताऊंगा, उसने खुद से कहा। इसके बाद वो अपने आंसू पोंछता हुआ खड़ा हो गया। हाँ, मैं स्नेहा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो खुद से बातें कर रहा था। अगर मैंने स्नेहा को बता दिया तो वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। मैं इसका हर्जाना भरूंगा। मैं अपनी बीवी पर अब कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। उससे बहुत मोहब्बत करूंगा। वो खुद को तसल्ली दे रहा था और खुद से वादे किए जा रहा था, जबकि उसके गार्ड्स अफसोस से अपने मालिक की ओर देख रहे थे, जो दिखने में तो एक बहुत अमीर, खूबसूरत और खुश अखलाक इंसान नजर आता था, लेकिन कुछ ही लोग जानते थे कि वो अंदर से कितना खोखला है। रात के समय ही वो उसे लेकर घर आ चुका था। उसने बहुत ही आराम से अपनी बीवी को बिस्तर पर लिटाया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके लहजे में प्यार समाया हुआ था। नहीं, मैं नहीं जानती, स्नेहा ने आंखें मीचते हुए कहा। दिल को हल्का सा सुकून मिला। कुणाल का यह बदला हुआ रूप देखकर उसे कुणाल का इजहार बहुत ही प्यारा लग रहा था। काफ़ी समय बाद वो उससे इस तरह प्यार जता रहा था और वो दिन स्नेहा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम में मेरी जान बसती है। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊँगा। स्नेहा ने जल्दी से उसके मुंह पर उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए बोली, भगवान न करे जो आपको कुछ हो। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी मोहब्बत के। मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आइंदा कभी भी तुम पर हाथ भी नहीं उठाऊंगा। ये कहकर उसने प्यार से स्नेहा के माथे पर प्यार किया था। कुणाल अपनी बात पर जमा रहा। उसने स्नेहा का बहुत ध्यान रखा और 2 ही दिन में वो ठीक हो चुकी थी। उस दिन जब कुणाल ऑफिस से आया तो स्नेहा तैयार खड़ी थी और कुणाल के आगे सामने आकर खड़ी हो गई।
कुणाल, दिन के समय मम्मा का फ़ोन आया था, मैं उनसे मिलने जाऊं? उसने बड़ी उम्मीद से कुणाल से पूछा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो रवैया कुणाल का था, स्नेहा को उम्मीद थी कि वो उसकी माँ के घर जाने से मना नहीं करेगा। लेकिन स्नेहा की बात सुनकर उसका खून गुस्से से खौलने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं। इन दिनों कुछ ज़रूरी काम है, वो काम निपटाना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जबकि स्नेहा तो इसी बात पर खुश हो गई थी कि उसने हामी भर ली थी, वरना पहले तो ऐसा भी नहीं होता था। स्नेहा को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी, अब अपने वजूद में एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी और उसे अंदाज़ा भी हो चुका था कि वो बहुत बड़ा नुकसान झेल चुकी है। उसे अपने बच्चे के जाने का बहुत गम था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस गम को सह गई थी। वो खामोश इसीलिए थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल का डर दूर हो जाए। उसे एक बात का अंदाज़ा था कि कुणाल इस वजह से उससे डरा हुआ है और वो उसका डर बनाए रखना चाहती थी। उसने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसके भी वजूद का एक हिस्सा था वो, जो उसके वजूद से जुदा हो गया था। उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर एक हफ्ते पहले ही मिल गई थी। उसने इस बारे में सिर्फ अपनी सास को बताया था। वो कुणाल को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उन दिनों वो मुल्क से बाहर था और लगभग 2 दिन पहले ही वापस आया था, और फिर आते ही उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए थे। वो उसे बात करने का कोई मौका ही कब देता था, बल्कि जब भी उसके पास आता उसे तकलीफ पहुंचाता था, उस पर हाथ उठाता। उसकी सिसकियों की आवाज़ें थोड़ी तेज हुई तो कुणाल की आँख खुल गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि स्नेहा फिर से रो रही है। उसने एक झटके से उसकी बाह पकड़ी और अपनी ओर खींच लिया। क्या हुआ है तुम्हें? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? वो बहुत ही मासूमियत से पूछ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपने घर वालों की याद आ रही है। दिल भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बाजू पर सिर रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराता हूँ। थोड़ी ही देर में तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। तुम बस हर तरह की गलत सोचों को अपने दिमाग से झटक दो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर न चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी और छोटे बच्चों की तरह उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद लीं। और वो स्नेहा के बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराते हुए कह रहा था, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, काबू नहीं रख पाता। अगर मैं आपको एक सलाह दूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? वो थोड़ी सी उत्साहित हो गई। कुछ दिन पहले ही तो उसने अपनी दोस्त से इस बारे में बात की थी। उसने अपनी दोस्त को बताया था कि कुणाल का अतीत क्या था और बहुत ही तकलीफ से गुजरा है, जिसके असर अब भी जाहिर हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जिससे कुणाल एक सामान्य जिंदगी जीने लगे और उन्हें गुस्से के दौरे पड़ना बंद हो जाए। तब मीरा ने उसे सलाह दी थी कि तुम उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ या साइकेट्रिस्ट के पास। 3 से 4 सेशन होंगे और तुम्हारा पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वो उस समय कुणाल से बात करते हुए घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि कुणाल उस पर गुस्सा करेगा, मगर आज अपने पति का खुश मिजाज मूड देखकर उसने बात करने का फैसला कर लिया। उसे यूं हिचकिचाते हुए देखकर वो थोड़ा सा संजीदा होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर वो बात मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। उसके कहने का मतलब साफ था कि बात बिगड़ी तो वो गुस्सा कर भी सकता है। असल में मैं सोच रही थी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसने स्नेहा को खुद से दूर झटक दिया और जोर से चिल्लाया, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? ये सुनकर वो अंदर तक कांप गई और नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो स्नेहा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ कुणाल के चेहरे पर रखने चाहे ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन कुणाल ने गुस्से से उसके हाथ झटक दिए थे। उसने दोनों कंधों से स्नेहा को पकड़ा और बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ प्यार भरा रवैया रखा जाए। मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। और ये सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि वो बीमार है और आज वो इतने बड़े सदमे से भी गुजरी है। उसने स्नेहा को गुस्से से बेड से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरने की वजह से वो दर्द के मारे चिल्ला उठी थी, जबकि कुणाल गुस्से से कमरे के बाहर निकल गया। स्नेहा जानती थी कि वो बाद में पछताएगा और उससे माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन उस दर्द का क्या?
जो वो अभी उसे देकर गया था। उसने दोबारा से उठने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो इस दुनिया जहान से बेगाना हो गई। जब उसे होश आया तब वो अपनी सास के कमरे में लेटी हुई थी। तुमने क्या सोचकर मेरे बेटे से शादी की थी? उनका सवाल सुनकर वो पूरी तरह से खामोश हो गई। तुम इस बात का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुमने सच बोल दिया तो सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने मेरे बेटे से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से शादी की थी। अगर मुझे उस वक्त इस बात का अंदाज़ा हो जाता तो मैं तुम्हें समझाती, बल्कि मैं तुम्हें अपने बेटे की असलियत के बारे में भी बता देती, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल सका। कुणाल की उम्र 32 साल हो चुकी थी। उसकी शादी की उम्र निकल रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर उसकी शादी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आंटी, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सबसे बाहर निकलूं। तुम अब कभी भी सबसे बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि तुम्हारा पति न चाहे। तुम उसे ठीक नहीं कर सकती और मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह से गुजारनी होगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। मम्मी जी, सिर्फ उनका गुस्सा ही तेज नहीं, बल्कि वो तो मुझ पर हद से ज़्यादा शक भी करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके होते हुए किसी और मर्द की ओर अट्रैक्ट हो सकती हूँ। वो मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने देते और ना ही मुझे अच्छे कपड़े पहनने देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हार श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए करती हूँ। बेटा, उसकी नेचर ही ऐसी है और एक इंसान की नेचर कभी भी नहीं बदल सकती। तुम्हें पता है तुम कितने दिनों के बाद होश में आ रही हो? सास की बात सुनकर उसने तेजी से सर ना में हिलाया तो वो फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम 3 दिन के बाद होश में आ रही हो और इस दौरान कुणाल कोई 100 बार तुम्हारे कमरे का चक्कर काट चुका है। क्या फ़ायदा आंटी इस मोहब्बत का जो इंसान को तकलीफ़ देने के बाद की जाए? कविता जी ने मुँह से एक शब्द भी नहीं कहा, मगर जिस अंदाज में उन्होंने स्नेहा को देखा था उसे समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहती हैं। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। रात को कुणाल फिर से उसके पास आया था। वो उसके कदमों में बैठा था। उसने स्नेहा से माफ़ी भी मांगी थी और स्नेहा ने उसे माफ़ भी कर दिया था, मगर इस बार स्नेहा ने उस पर किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखी थी क्योंकि अब वो समझ चुकी थी जब भी वो उम्मीद लगाती है उसका दिल टूट जाता है। रात को वो फिर से सुकून से सो रहा था, जबकि वो चुपचाप आंसू बहा रही थी और गुजरे हुए लम्हों को याद कर रही थी। अगर उसे पहले ही अंदाज़ा हो जाता कि आगे चलकर उसे इस कदर पछताना पड़ेगा तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुणाल को शामिल न करती। क्या मैं इस इंसान से तलाक ले सकती हूँ? उसने बेख्याली में सोचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तलाक लेने के बाद ये समाज मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी, एक बहुत ही मामूली लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से भरने के लिए खुद के ऊपर ही अन्याय कर लिया था और अब वो उसी जज्बे की वजह से तकलीफ़ उठा रही थी। उसने सोने के लिए आंखें बंद की थी, मगर दिमाग अतीत की यादों में चला गया। उसे वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता था। वो उस दिन किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई। दिल तेजी से धड़क उठा क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अभिनव वहाँ पर आ चुका है। हेलो, क्या हाल है आपका? आप तो ईद का चांद बनकर रह गई हैं। जिस इंसान को देखने की चाह होती है ना, वो देखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया था, जबकि अभिनव खुलकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि उसकी जान फिर से उस पर नाराज़ है। मैडम, सिर्फ आखिरी बार हमें हमारी गलती बता दीजिए। हमें बता दीजिए कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से आप हमसे खफा हो गई हैं। हम आपसे वादा करते हैं दोबारा कभी भी वो काम नहीं करेंगे, बल्कि जो चीज़ आपकी नाराज़गी की वजह बनती है हम उससे बहुत दूर हो जाएंगे। वो पूरी तरह शायराना मूड में था और उसकी ये बातें सुनकर स्नेहा के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन उसने अपनी ये मुस्कान तुरंत छुपा ली। वो अभिनव को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती थी। कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऊपर से गुस्सा दिखा रही थी। अरे ऐसे कैसे? अगर आप ठीक होती और आपको हम पर गुस्सा ना आया होता तो आप ज़रूर कल रात बर्थडे पार्टी पर हमारी तरफ आती। मैं तो आपके दीदार के लिए तरस गया था, मगर आप हमें कहीं दिखाई नहीं दी।
आपको कौन सा मेरी मौजूदगी से कोई फ़र्क पड़ता है। आप तो हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहते हैं, और वो भी ऐसा काम जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अपने आसपास नज़र फैलाओ, लोग कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँच गए और आप हैं कि जरा से पैसे कमा कर ही संतुष्ट हो गए हैं। आखिरी बात उसने कड़वे शब्दों में कही थी, और ये सुनकर अभिनव के दिल को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची थी, मगर फिर उसने खुद पर काबू पाया। वो जानता था स्नेहा नादान है, वो कोई भी बात सोच समझ कर नहीं करती, इसी वजह से वो हमेशा उसे दरगुजर करता था। देखो मेरी जान, मैंने तुमसे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त दे दो मुझे। 1 साल के अंदर मेरा कारोबार तरक्की करना शुरू कर देगा। तुम देखना कि मेरा शुमार भी देश के मशहूर बिजनेसमैन में होने लगेगा। तुम ये बात मुझसे पिछले 3 सालों से कह रहे हो। अब तो मेरी यूनिवर्सिटी के साल भी ख़त्म होने वाले हैं, मगर तुम्हारा बिजनेस अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इससे तो अच्छा था तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में ही दाखिला ले लेते। कम से कम अब तक तुम्हारे पास कोई डिग्री तो आ चुकी होती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था स्नेहा, और अब भी बता रहा हूँ कि मुझे किसी के अधीन काम करना अच्छा नहीं लगता। ये छोटी छोटी नौकरियाँ मुझसे नहीं होती हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी राज्य के राजकुमार हो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं फ़िलहाल तो किसी राज्य का राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा नाम हर तरफ होगा। तब मैं अपना एक छोटा सा महल बनाऊंगा जिसमें तुम मेरी रानी होगी। ये कहकर उसने प्यार से उसे देखा। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गजरे लाया हूँ। उसने जल्दी से गजरे उसे पहनाने चाहे तो वो तुरंत पीछे होते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। ये 20 रुपये के गजरे लाकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? इन गजरों की जगह अगर तुम मेरे लिए कोई गोल्ड का उपहार ले आते तो मैं कितना खुश हो जाती। लेकिन नहीं, ये 2 टके के गजरे लाकर तुमने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया है। अब तुम तभी मेरे करीब आओगे जब तुम मेरे काबिल हो जाओगे। फिलहाल यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बल्कि तुम्हें देखकर और गुस्सा आता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। इतना कहकर वो उसके पास से निकलने ही वाली थी कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ पैसे ही हैं? क्या तुम्हारे लिए जज्बातों की, मोहब्बत की कोई कदर नहीं? अभिनव को किस कदर तकलीफ पहुंची थी ये वही जानता था। वो बदल गई थी, पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसे पैसे की भूख पड़ने लगी थी। हालांकि बचपन से दोनों एक साथ रहे थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों में। अभिनव की स्नेहा में तो स्नेहा की अभिनव में जान बसती थी। दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार और पैसे में से किसी एक को चुनने को कहो तो मैं पैसे का ही नाम लूँगी। और प्यार के वो दावे जो तुम मुझसे क्या करती थी उनका क्या? उसकी बातें सुनकर वो टूट गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी कड़वी बातें करेगी। मैं अभी भी तुमसे प्यार करने से इनकार नहीं करती। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए पैसों की बहुत अहमियत है, और इस बार मैं किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकती। खाना वो बना चुकी थी और अब चुपचाप किचन से बाहर निकल गई, जबकि अभिनव चुपचाप उसकी पीठ को देख रहा था, जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी। अतीत की यादें उसके दिल को जख्मी करने लगीं तो स्नेहा की आंखों में भी आंसू चमकने लगे। अभिनव न केवल उसका प्यार था, बल्कि बचपन से ही उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। बचपन से लेकर अब तक अभिनव ने उसका बहुत ख्याल रखा था। वो उसकी सबसे छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करता था। असल में स्नेहा की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थीं और उनकी लिस्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कई बार तो उसकी माँ भी उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती, हमें माफ़ कर दो, हम जो कर सकते थे कर दिया, अब हमारे पास हिम्मत नहीं बची तुम्हारे नाच नखरे उठाने की। तुम्हारे और भी बहन भाई हैं, हर बार तुम उनका हिस्सा खा जाती हो, उन पर थोड़ा सा रहम कर लो। और स्नेहा अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा पहली पोजीशन लेती थी। इसी वजह से उसे कॉलेज के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। संजय साहब उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे लड़की का दिमाग पहले से ही ऊंचा है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो हवा में उड़ने लगेगी, और वही हुआ था जिसका डर संजय साहब को था। उसके तरीके बदल गए थे, बात करने का अंदाज बदल गया था। कुछ ही समय में उसने अमीर लोगों से दोस्ती कर ली। वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करने वाले अमीर लड़के उसकी ओर खींचे चले आते थे। थोड़े ही समय में उसकी दोस्ती कुणाल से हो गई, जो उसका क्लास फेलो था।
पर वो बहुत कम ही यूनिवर्सिटी आता था। वो बहुत शांत और अजीब तरह की नेचर का मालिक था। ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन हमेशा उसे घूरता रहता। स्नेहा ने इस बारे में अपनी कोई सहेली को भी नहीं बताया था। एक दिन वो लाइब्रेरी में खड़ी थी। तेज बारिश हो रही थी। वो बारिश रुकने का ही इंतजार कर रही थी ताकि क्लासरूम जा सके, और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आकर रुका है। बेधड़क गर्दन उठाकर देखा तो वो वही खूबसूरत युवक खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आप अनुमति दें तो, उसने बहुत ही शिष्टता और नम्रता से पूछा। ये सुनकर स्नेहा खुशी से मुस्कुराने लगी। उसके कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वो यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर इंसान था जिसने उससे बात की थी। जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। दरअसल काफ़ी समय से मैं आपसे बात करना चाहता था। आप हमारी क्लास की सबसे लायक लड़की होने के साथ साथ सबसे खूबसूरत भी हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं। वैसे तो मैं हर किसी से दोस्ती की पेशकश नहीं करता, लेकिन आपके अंदर मुझे बहुत दिलचस्पी महसूस हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आपसे दोस्ती करूँ। हो सकता है बाद में ये दोस्ती किसी और रिश्ते में भी बदल जाए। वो सीधा साधा व्यक्ति था। उसके दिल में जो कुछ भी हुआ उसने खुलकर बता दिया, और स्नेहा का दिल चाहता था कि वो तुरंत हाँ कर दे, लेकिन वो जानती थी अगर उसने इतनी आसानी से सहमति दे दी तो उसका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए उसने कुणाल से थोड़ा सा समय मांगा था सोचने के लिए। लेकिन पूरे सप्ताह उसने सिर्फ एक ही बात सोची कि अगर कुणाल से मेरी शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। एक हफ्ते बाद उसने कुणाल से बातचीत शुरू कर दी। वो बहुत अच्छा था और उस पर पैसे पानी की तरह बहाता था। उसने पहली बार जब कुणाल को गुस्से में देखा तो वो बहुत डर गई थी। उस दिन वो अपने एक क्लास फेलो से बात कर रही थी कि वो वहाँ पहुँचा और क्लास फेलो को नज़रअंदाज करते हुए उससे ऊंची आवाज़ में सवाल करते हुए पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके साथ क्या कर रही हो तुम? जब मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, तो मेरी एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या तुम्हारा दिल करता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जलील करूं? वो कुणाल को चुप कराना चाहती थी, लेकिन वो काबू से बाहर हो गया। उसका क्लास फेलो भी वहाँ से चला गया। लेकिन ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई थी कि कुणाल उसके मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो उससे बेहिसाब प्यार करता है। स्नेहा नहीं चाहती थी कि ये बात यूनिवर्सिटी में फैले, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता था। बाद में कुणाल ने उसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन स्नेहा उसके रवैये की वजह से दिल ही दिल में टूट चुकी थी। दूसरी तरफ अभिनव भी बिजनेस में तरक्की करने लगा था, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसकी बदकिस्मती ये हुई कि जिस इंसान के साथ उसने पार्टनरशिप की थी उसने अभिनव को धोखा दे दिया। वो सारे पैसे लेकर गायब हो गया, और ये वो वक्त था जब अभिनव का लोगों पर से भरोसा उठ गया। तभी उसे ये बात भी पता चली कि वही इंसान कामयाब होता है जो अपनी आंखें खोल कर चलता है और हर किसी पर भरोसा नहीं करता। और वो ये वक्त था जब लोगों के असली चेहरे उसके सामने आते चले गए, और उनमें से उसकी लिस्ट पर मौजूद व्यक्ति का नाम स्नेहा भी था। उस समय उसे अपनी मंगेतर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे लगा कि वो उसे तसल्ली देगी, उसका सहारा बनेगी। लेकिन वो रात जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया, जब वो अपने कमरे में परेशान बैठा हुआ था और आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। अपनी माँ का सारा जेवर और अपने पापा की सारी जमा पूंजी उसने अपने बिजनेस में लगा दी थी। बैंक में जितने पैसे थे वे सारे भी उसने अपने दोस्त को सौंप दिए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेइच्छा नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। दिल में एक सुकून उतर आया, लेकिन वो नहीं जानता था ये आखिरी बार है जब वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। अभिनव ठाकुर उस वक्त थोड़ा परेशान हुआ था जब उसने स्नेहा के बिगड़े हुए इजहार देखे। वो गुस्से से कमरे में आई और उसके सिर पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अगर तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता तो किसने कहा था शुरू करो? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी थी कि ये सब कुछ करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसने नरम लहजे में कहा, देखो स्नेहा, मेरी बात सुनो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ही मैं उसे पकड़ लूँगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी अभिनव, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। तुम ये क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? उसने अचानक कहा। इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? शादी तो मुझे एक दिन करनी ही थी, और इसीलिए तो मैं तुम्हें इतने सालों की मोहलत दे रही थी। इन 4 सालों में भी तुम अपना कुछ नहीं बना सके, बल्कि उल्टा तुम लोगों ने हमारा भी नुकसान कर दिया।
तुमने पापा को कहा था कि इस महीने के अंत तक तुम उनका उधार लौटाओगे, मगर अब तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो पता नहीं मेरी शादी के खर्चे कैसे पूरे करोगे। वो एक के बाद दूसरा धमाका जो वो उसके सिर पर खड़ी होकर कर रही थी। वो तो समझ रहा था कि वो उसे तसल्ली देगी, सहारा बनेगी, लेकिन उसने बीच राह में ही उसे छोड़ दिया था। वो पूरी तरह चुप हो गया। उसने एक बार भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अब उसके हाथों से निकल चुकी है। अब वो कभी भी उसकी ओर वापस लौट कर नहीं आएगी। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया, जबकि वो थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चली गई। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वो सफल होकर दिखाएगा, न सिर्फ उसे बल्कि पूरी दुनिया को। इस बार उसकी जंग अपने आप से थी। उसने अपनी सारी हमदर्दी और नरमी को एक तरफ रखा। उसने भी सोच लिया था कि वो भी वैसा ही कठोर इंसान बनेगा जिससे लोग डरें, क्योंकि अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जैसे ही उसकी डिग्री पूरी हुई, कुणाल ने शादी की डेट फिक्स कर दी। वो उस खूबसूरत लड़की को अपने हाथों से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकता था। जबकि दूसरी ओर कुणाल को भी पता चल गया था कि वो मजबूर है, बेबस है, एक गरीब परिवार से है। दौलत उसके लिए सब कुछ है, इसीलिए वो उसके पागलपन को भी सहन कर लेगी। उसकी माँ ने तो उसकी शादी के लिए हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तुम जैसे पागल इंसान की शादी करके किसी लड़की को बर्बाद नहीं करना चाहती। अब उसे खुद ही स्नेहा मिल गई थी। उसे अपने लिए ऐसी ही औरत चाहिए थी जो उसकी मार सह सके, जो उसके ताने सुन सके, लेकिन कभी उसे छोड़कर न जाए। और वो लड़की स्नेहा की शक्ल में आखिरकार उसे मिल ही गई थी। शादी की पहली रात थी। वो दुल्हन के रूप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। शर्म की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो सोने के गहनों से लदी हुई थी। उसने शादी का जोड़ा भी अपने पसंदीदा डिजाइनर का ही पहना था। उसने अपनी शादी पर जो भी चीज़ें सोची थी वो सब कुछ करने में सफल रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक उसे लगा जैसे कोई लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा हो। उसने बेइच्छा सिर उठाकर देखा। उसे तेज रूप से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल था, जो नशे में धुत कमरे में आया था। वो तेजी से दौड़ती हुई उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहने लगी, कुणाल, तुम ठीक तो हो ना? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। स्नेहा को अब पसीने आने लगे थे। इससे पहले कि वो पीछे हटती, कुणाल ने उसका मुंह दबोच लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। स्नेहा खुद को आज़ाद कराने की कोशिश में हाँप रही थी। वो नफरत से उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बेहद नफरत है। तुम जैसी औरत कभी भी घर नहीं बसा सकती। मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब मेरा तुमसे दिल भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुणाल, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तड़प कर कहा, मगर सामने मौजूद शख्स पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि कुणाल फिर से बेहोश हो जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इंसान मजबूत नर्वस सिस्टम का मालिक है। जब वो अपनी पत्नी के पास आ रहा था तब उसके दोस्तों ने उसे शराब पिलाई थी और उसके कानों में ये बात डाली थी कि तुम्हारी पत्नी की पहले से ही मंगनी हो चुकी थी और हमने सुना है कि वो अपने मंगेतर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी थी। जरूर उन लोगों में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तुम हमेशा उसे जूती की नोक पर रखना। कभी भी उसे अपने सिर पर चढ़कर नाचने की इजाज़त मत देना, वरना वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की अपनी पत्नी की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो। ये कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था, जो उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन दोस्त के रूप में वो आस्तीन का सांप निकला था। कुणाल उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था। जो कुछ भी उसका दोस्त कहता वो करने के लिए तैयार हो जाता। इस बार भी उसने अपने दोस्त की बात मानने का फैसला किया। पहली रात उसने स्नेहा को तकलीफ पहुंचाई थी, उसकी नाजुकता को कुचल कर रख दिया था। उसने उसकी नज़रों में ही उसे गिरा दिया था। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। एक नज़र उसने बेखबर सोए कुणाल पर डाली, जो उसके ऊपर अत्याचार के पहाड़ तोड़कर भी कितना शांत सो रहा था। उसकी सहेलियों की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसकी सहेलियों ने मेहंदी की रात उसे कहा था कि कुणाल तुमसे बेहद मोहब्बत करेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तुम पर अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर करेगा, तुम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगोगी। लेकिन अब उसे लग रहा था वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है, जिसे पहली ही रात उसके पति ने ठुकरा दिया था। थोड़ी देर बाद कुणाल भी उठ गया था। जब उसने स्नेहा की हालत देखी, उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। स्नेहा के होंठ सूजे हुए थे, जबकि उसके माथे पर भी चोट का निशान था। वो जल्दी से उसके करीब हुआ था और उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहने लगा,
ये क्या हुआ है तुम्हें? ये किसने किया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो उस वक्त बहुत बेचैन नजर आ रहा था, जबकि स्नेहा हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। ये सब तुमने किया है, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आज से पहले उसने कभी शराब नहीं पी थी, इसी वजह से उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही घूम गया था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपनी जान को भला तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकता हूँ? उसने स्नेहा को बाजू से पकड़ना चाहा, मगर वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो शादी की रात तुम शराब पीकर मेरे पास नहीं आते। तुम मुझसे वैसा बर्ताव नहीं करते जिस वजह से मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रही। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये कहकर वो फिर से ऊंची आवाज़ में रोने लगी। कुणाल ने उसका सिर अपने सीने से टिका लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। शादी के शुरुआती दिन थे और वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर दोस्तों की बातों में आकर उसने पहली गलती कर दी थी। उसने मेकअप के जरिए अपने चेहरे के निशान छुपाने की कोशिश की, मगर वो निशान छुपने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उसकी सास कमरे में आई। बहू की ये हालत देखकर वो परेशान हो गई। उन्हें अपनी बदनामी का भी डर था कि अगर परिवार वालों ने लड़की का ये हाल देखा तो उन पर थू थू करेंगे। वो अपने बेटे को डांटने लगी, मगर कुणाल ने मानने से ही इनकार कर दिया और सारा इल्ज़ाम अपने दोस्तों के ऊपर ही डाल दिया। और जब कुछ देर बाद स्नेहा की माँ उससे मिलने के लिए आई तो बेटी की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर खंजर चला दिया हो। बेशक ये शादी स्नेहा ने अपनी मर्जी से की थी और इसके लिए उसने अपने माता पिता से बदतमीजी भी की थी, मगर जो भी था उसकी माँ उससे प्यार भी करती थी और इस हालत में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो अपनी माँ के सीने से लगी फरियादें कर रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपका दिल दुखाया और मुझे लगता है कि मुझे अब उसी बात की सज़ा मिल रही है। अगर आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो हम कभी भी चैन से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। उसकी माँ ने उसके माथे पर चूमते हुए प्यार से उसकी ओर देखकर कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी बददुआ नहीं की और ना ही मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच सकती हूँ। हाँ, मेरा दिल तुमसे थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि कुणाल मुझे तुम्हारे जैसा नहीं लगा था। जब मैं इस बच्चे से मिली थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत सी मानसिक उलझनों का शिकार है और ऐसा आदमी कभी भी अपनी औरत को सुकून नहीं पहुंचा सकता, ना ही वो कभी अपनी औरत को शांत देख सकता है। उसका दिमाग हमेशा ही उथल पुथल में रहता है, जिसकी वजह से वो अपने करीबी को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। तो माँ, अब मैं क्या करूँगी? उसने तड़प कर कहा। अब तुम्हारे पास ये सब कुछ स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, हम कुणाल से तुम्हारी तलाक करा देंगे। अभिनव अभी भी तुमसे बेहद प्यार करता है, मुझे यकीन है वो तुम्हें वापस अपना लेगा। माँ बस करो, क्या हो गया है आपको? या आप कैसी बातें कर रही हो? अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है और आज आप मेरा घर उजाड़ने की बातें कर रही हैं। वो एकदम से बेचैन हुई थी। बेटा, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि इस आदमी ने कभी भी तुम्हें खुश नहीं किया। तुम क्यों खुद को इस नर्क में डालना चाहती हो? क्यों वो तकलीफ़ सहना चाहती हो जो तुम्हारे लिए नहीं है? तुम दुनिया वालों की फ़िक्र मत करो, मैं सबको देख लूँगी। मैं तुम्हारे सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो जाऊँगी, तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देने के लिए तैयार रहो। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं कुणाल को नहीं छोड़ सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने गुस्से से अपनी नज़रें चढ़ाते हुए कहा। बेटा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम कुणाल से प्यार नहीं करती, बल्कि इस दौलत से प्यार करती हो जो कुणाल के पास है। इसी वजह से तो तुमने अभिनव को छोड़ा। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे शरीर पर लाखों के कपड़े और करोड़ों के जेवर होने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम्हारा दिल सुकून में नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अभिनव अपना कारोबार शुरू कर चुका है। जो आदमी उससे पैसे लेकर भागा था, भगवान का डर उसके दिल में ऐसा समाया कि वो वापस आ गया। ये सुनकर एक पल के लिए उसका दिल धड़क गया, मगर अगले ही पल उसने अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश की। मगर उसकी माँ जानती थी कि वो टूट चुकी है। वो वहाँ से चली गई। दिन तेजी से बीत रहे थे और अब उसे पता चल रहा था कि कुणाल कितना पागल और मानसिक रूप से परेशान इंसान है। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर थोड़ी सी भी चीज़ गलत जगह पर हो जाती तो वो जैसे दुनिया उजाड़ देता था। तीसरे ही दिन उसने स्नेहा पर फिर से हाथ उठाया था और
औकात याद दिलाते हुए गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था, तुम एक गरीब घराने से आई हो, तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। वो न सिर्फ उसके परिवार वालों के बारे में ताने देता बल्कि अब उस पर शक भी करने लगा था। अगर वो कभी घर से बाहर जाती तो वो बावेला मचा देता। उसे अपने रिश्तेदारों के घर भी जाने की अनुमति नहीं थी। जब भी वो उस पर चिल्लाता था उसे अभिनव की याद आती थी, जिसने स्नेहा से बेहिसाब प्यार किया था। बेशक उसके बस में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, मगर जो भी था वो उसके लिए करता था। उसे लग रहा था कि कुणाल के साथ ज़िंदगी बिताने के बाद वो पैसों में उलझ जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं थी। अगर कभी उसका शॉपिंग करने का मन करता तो वो कुणाल को बताती और कुणाल अपनी मर्जी से उसके लिए चीज़ें लेकर आता था। वो उसे शॉपिंग मॉल भी लेकर नहीं जाता कि लोग उसे देखेंगे तो उसे गुस्सा आता। उसे अपनी पत्नी की तरफ से भी असुरक्षा होती थी कि वो दूसरे पुरुषों को आकर्षित करती है। उसकी माँ इतने लंबे समय तक बीमार रही और वो अपनी माँ को देखने भी नहीं जा सकी। धीरे धीरे उसकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। स्नेहा के घर में एक फंक्शन था, उसकी बहन की शादी थी। वो उसके लिए बहुत उत्साहित थी। मेहंदी की रात थी। वो वहाँ व्यवस्था देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र अभिनव ठाकुर पर पड़ी, जो शांत अंदाज में उसे देखता हुआ उसी के पास चला रहा था, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वो खुश है या नहीं। वो जल्दी से उसके सामने से हट गई ताकि कुणाल उसे देख न ले और फिर से एक नया ड्रामा शुरू न हो जाए। तो मुझे बहुत मुश्किल में लग रही हो। वो अभी एक जगह रुकी थी कि अभिनव ठाकुर फिर से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। बिना कोई हालचाल पूछे वो उससे उसके दिल की बात कर रहा था। वो अभी वैसा ही था। उसे देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि स्नेहा के साथ क्या बीत रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या तुम अपने पति की वजह से ये सब सह रही हो? अगर वो तुम पर इतना जुल्म करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, जिस तरह से मुझे छोड़ा था? न चाहते हुए भी उसके होंठों पर शिकवा आ गया था। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, साइड पर हो जाओ। वो उसे पीछे की ओर करते हुए उसके साइड से निकल गई थी, मगर इससे पहले ही कुणाल ने दोनों को एक साथ खड़ा देख लिया था और उसके माथे पर बल पड़ गए। स्नेहा ने जब उसे वहाँ खड़ा देखा तो उसका सारा शरीर डर से कांपने लगा। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझा है कि मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी में अपने पहले के मंगेतर से प्यार करने दूंगा? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे ऊपर उसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए और ना ही तुम उसके आगे पीछे देखो। फिर तुम उसके साथ क्या कर रही थी? कहीं तुम फिर से प्रेम लड़ाने का इरादा तो नहीं रखती? साथ ही वो अपनी बेल्ट भी निकाल रहा था। ये देख वो डर के मारे आंखें बंद करते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझ पर विश्वास करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझसे मेरा हालचाल जान रहा था। लेकिन कुणाल सुनने को तैयार ही नहीं था। पूरी रात वो उस पर जुल्म करता रहा और जब थक गया तो खुद ही गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। बाहर शादी की तैयारियां चल रही थीं और वो अंदर दर्द से करा रही थी। उसके बाकी सभी परिवार वाले होटल जा चुके थे और उसकी माँ ने उसे समझाया था कि सारे काम ख़त्म करके तुम भी होटल चले आना, मगर वो नहीं गई। वहाँ मौजूद उसकी माँ को भी पता चल गया कि फिर से कोई समस्या हो गई है। अभिनव जो थोड़ी देर बाद उसके कमरे की ओर गया था ताकि कुणाल को समझा सके, अंदर से आने वाली चीखों की आवाज़ें सुनकर कि किसी ने उसकी आत्मा को चोट पहुँचाई है, उसी वक्त उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया और ख़ुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो इस लड़की को नहीं खोएगा और किसी को भी उसकी मोहब्बत को और तकलीफ़ देने नहीं देगा। उसने जितना सब्र करना था कर लिया, जितनी कुर्बानी देनी थी दे चुका। वो होटल जाकर स्नेहा की माँ से भी इस बारे में बात कर चुका था। स्नेहा की माँ ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। तुम सोच भी नहीं सकते ये सब करके तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान करोगे। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसका पूरा बदन दर्द से कांप रहा था। कुणाल कमरे में मौजूद नहीं था। जाहिर है वो पूरी रात नहीं आया था। वो बाहर निकली तो अभिनव पहले से ही दीवार के सहारे टिका खड़ा था। वो स्नेहा का कमरे से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा था। वो सब कुछ प्लान कर चुका था। उसे पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास गया और अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया और स्नेहा की हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। अभिनव ने कुणाल को सामने से आते देख लिया था और इसी पल उसने अपने होंठ स्नेहा के होंठों पर रख दिए और स्नेहा का पूरा वजूद कांप उठा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी ऐसा कदम उठाएगा।
वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिनव की पकड़ मजबूत थी और उसी वक्त कुणाल वहां आ पहुंचा। ये दृश्य देखकर वो बेकाबू हो गया। उस दिन उसने गुस्से में आकर उससे रिश्ता तोड़कर चला गया। अभिनव भी यही चाहता था कि स्नेहा उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, और वो इसमें सफल भी हुआ था। कुणाल के वहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे उसने अपने हाथ उसकी कमर से हटाए और ख़ुद भी वहाँ से निकल गया। स्नेहा को लगा जैसे दो मर्दों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। वो 2 दिन तक बेहोश रही। होश में आई तब तक कुणाल उसे तलाक के पेपर भेज चुका था। उसकी तलाक की खबर अभी तक किसी को नहीं हुई थी। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी छोटी बहन की शादी खुशी खुशी हो जाए। इस दौरान स्नेहा भी अस्पताल में एडमिट रही थी। जब उसकी बहन को इस बारे में पता चला कि उसकी बहन की तलाक हो गई है, तो वो दुख और गम से चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मेरी बहन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई और मैं अपनी शादी की खुशियाँ मनाऊंगी। उसकी माँ ने प्यार से माथे को चूमते हुए कहा, ये विपत्ति नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की खबर है कि उसकी कुणाल नाम के जल्लाद से जान छूट गई है, वरना उसकी ज़िंदगी तो एक नर्क बनी हुई थी। थोड़े समय बाद कुणाल वापस आया था। वो काफ़ी शर्मिंदा नजर आ रहा था और माफ़ी मांगना चाहता था, मगर स्नेहा के माँ बाप ने अब साफ मना कर दिया और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। स्नेहा भी अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं बोली थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि वो एक जेल से आज़ाद हो गई है, मगर जो चोट उसे लगी थी वो बहुत गहरी थी। वो अक्सर रातों को जागती रहती और अपने अतीत को सोचकर रोती रहती। इस दौरान अभिनव ठाकुर भी उसके घर का चक्कर लगाता था, लेकिन उस दिन के बाद उसने अभिनव से कोई बात नहीं की थी। उस दिन वो उसके पास चला आया। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना सही भी है, मगर मैं तुम्हें मनाने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मनाया करता था। आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और आज मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। मैंने ये सारी मेहनत तुम्हारी वजह से ही तो की थी, ताकि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तुम नहीं हो, जिसकी वजह से मेरे पास खुशियाँ नहीं हैं और ना ही सुकून। मैं ये ज़िंदगी बेचैनी में नहीं बिताना चाहता स्नेहा। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ, मुझे पूरा कर दो। वो उसके घुटनों पर सर रखे उससे विनती कर रहा था, जबकि वो सोच रही थी कि एक तरफ वो इंसान था जिसके लिए उसने अपने सारे परिवार को धोखा दिया था, जिसने दुनिया के सामने उसे बेइज्जत किया, और दूसरी तरफ ये इंसान है जिसे उसने बेइज्जत करके छोड़ दिया था, मगर फिर भी वो उसके पैरों में बैठा माफ़ी मांग रहा था, एक ऐसे गुनाह की जो शायद उसने कभी किया भी नहीं था। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी अभिनव। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मेरे जैसी खुदगर्ज और लालची नहीं। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस ये सोचो कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद तुम मेरी ज़िंदगी को पूरा करोगी। उसने बेतहाशा नज़रें उठाकर अभिनव की ओर देखा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, और उसके होंठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। अभिनव को अपना जवाब मिल गया था। करीब 1 महीने बाद उसने सादगी से स्नेहा से शादी कर ली, और स्नेहा को अब एहसास हुआ कि शादी की पहली रात का नशा क्या होता है, महबूब की बाहों का सुकून क्या होता है। उसे अब एहसास हुआ कि कुणाल उसकी मोहब्बत नहीं था, उसकी ज़िंदगी का एक गलत फैसला था। उसकी मोहब्बत तो अभिनव ठाकुर ही था। उसके होंठों के हर छुअन पर स्नेहा जैसे किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, और अभिनव धीरे धीरे अपने होंठों से छूते हुए अपनी मोहब्बत को अपने सीने में भींच गया था। स्नेहा को पाकर उसके तपते सुलगते दिल को एक सुकून मिला था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पिछले 2 साल तक वो किसी और की पत्नी रही थी। उसे बस फर्क पड़ता था तो इस बात से कि अभी इसी वक्त स्नेहा उसकी बाहों में थी, उसकी पत्नी के रूप में। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। अभिनव ने उसे किसी नाजुक फूल की तरह संभाल कर रखा था, और स्नेहा के दिल से लालच बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसे लालच करने की एक बहुत सख्त सज़ा मिल चुकी थी। स्नेहा को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी अब स्वर्ग बन गई हो। अब ना उसे कोई मारने पीटने वाला था और ना ही कोई पाबंदियां लगाने वाला। वो आज़ाद थी। उसका पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी इज्जत करता था, और एक औरत को यही तो सब चाहिए होता है।
दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।